गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग व्लॉग। वेल, टाइटल को देख के आपको आइडिया तो हो ही गया होगा कि आज का जो टॉपिक है वो किस चीज़ के बारे में है। हमारा व्लॉग किस चीज़ के बारे में है, तो फिर वेट किस बात का हो रहा है। फिर आइए स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। सो गाइस, सीन कुछ ऐसा है, अगर आप लोगों को याद हो कि मैंने एक अपना सबसे पहला व्लॉग बनाया था जिसके अंदर मैंने अपने 3 ऑब्जेक्टिव्स मैंने डिस्कस कराए थे कनाडा लैंड होने के बाद। जिसके अंदर सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था कि आपकी प्रॉपर अकोमोडेशन होनी चाहिए, दूसरा था कि आपके कॉलेज की प्रॉपर टाइम स्केजुलिंग होनी चाहिए, तीसरा था आपका पार्ट टाइम जॉब। जी हाँ, आज के व्लॉग के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा तीसरा पॉइंट, विच इज़ अ पार्ट टाइम जॉब। तो फिर बात कुछ इस तरह की है मेरे भाइयों और मेरी बहनों और मेरे तमाम फॉलोअर्स, मेरे तमाम व्यूअर्स, कि जब भी कोई स्टूडेंट जब कनाडा लैंड होता है एज इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो वो उसको सबसे पहले उसको लत पड़ी हुई होती है कि मुझे कहीं से एक पार्ट टाइम जॉब मिल जाए ताकि मैं एक पैसा बनाना शुरू करूँ। यू नो, पैसा आना शुरू हो तो फिर मैं अपने सारे ऊपर के खर्चे सारे निकालना शुरू कर दूँ, और मतलब मेरा रेंट का खर्चा निकल जाए, मेरा ट्रांसपोर्ट का खर्चा निकल जाए, मेरी ग्रॉसरीज का खर्चा निकल जाए, और मेरे दूसरे ऊपर नीचे आगे पीछे लेफ्ट राइट सारे मेरे खर्चे वर्चे निकल जाए। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? तो वो इस चीज़ के अंदर जो है वो एक चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। वो ये है कि आपका कनाडा का जो एजुकेशन सिस्टम है वो कोई छोटा मोटा सिस्टम नहीं है, कोई आसान सिस्टम नहीं है। आई मीन, उसके अंदर पढ़ाई करनी पड़ती है, सबसे पहली चीज़। फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि हम लोग जब लैंड होते हैं तो हम लोगों को बस ये लत पड़ी होती है बस किसी साथ हमें जॉब मिल जाए, और उस जॉब के पीछे हम लोग अपनी स्टडीज़ को थोड़ा सा कर देते हैं कॉम्प्रोमाइज़। ठीक है, थोड़ा सा स्टडी को हम लोग कर देते हैं इग्नोर। हमारे जो है उसमें मार्क्स आते हैं थोड़े से कम। फिर उसमें क्या होता है कि हमारा सब्जेक्ट हो जाता है फेल, और फिर उसके बाद वो सब्जेक्ट हमारा चला जाता है पार्ट टाइम सब्जेक्ट में, जो अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट होता है हमारे वर्क परमिट के ऊपर। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा होता है ये। तो मैं आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको वो प्लान्स बता रहा हूँ, वो चीज़ें बता रहा हूँ, वो स्टेप्स बता रहा हूँ, वो टिप्स बता रहा हूँ जो मैंने खुद एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट मैंने करी हैं। सो गाइस, बीइंग एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट, जब मैं कनाडा लैंड हुआ था आज से 4 महीने पहले, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि कनाडा के अंदर एजुकेशन का जो सेटअप है वो किस तरह का है, असाइनमेंट्स का क्या सेटअप है, प्रोजेक्ट कैसे होते हैं, स्टडी कैसे होती है। तो जब मुझे इस चीज़ का मुझे आइडिया हुआ, तब मैंने फिर सोचा कि भाई थोड़ा पार्ट टाइम जॉब को तरह रखते हैं साइड में, थोड़ा सा पहले करते हैं पढ़ाई। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो मैंने क्या करा, मैंने पहला सेमेस्टर मैंने लग के मैंने पढ़ाई करी, क्योंकि मुझे उसके बाद मुझे अपनी GPA बनानी थी। फिर दूसरे सेमेस्टर के अंदर मेरा प्लान है कि मैं अपनी उस GPA को मैं मेंटेन करूं, ताकि ये है कि मेरा ये प्रोग्राम जो मैं कर रहा हूं ये ज़रा क्लियर हो जाए, पास हो जाए, वर्क परमिट मिल जाएगा, फिर जॉब को फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। इस चीज़ का मुझे आइडिया तब हुआ जब मेरा पहला सेमेस्टर जब आधा हो गया और जब पहला सेमेस्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला था, तब मुझे थोड़ा सा कुछ आइडिया हुआ कि हाँ उजैर साहब, आपकी जो GPA थोड़ी सी अच्छी बन गई है। चीटिंग करता है तो फिर चलें, फिर आप अपने फिर पार्ट टाइम जॉब का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। तो उस दौरान फिर मैंने एक चीज़ को मैंने नोटिस करा कि आपका जो सबसे पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है थ्रू योर रेज्यूमे, ठीक है, वो आपका एक चैनल एक अच्छा होना चाहिए। ठीक है, हैविंग सेड दैट, आपका जो रेज्यूमे है वो एज पर कैनेडियन फॉर्मेट होना चाहिए। बिकॉज बहुत सारे लोगों को शायद पता होगा और कुछ लोगों को नहीं पता, तो मैं बताना चलूँ कि मेरा ताल्लुक बेसिकली मिडिल ईस्ट से है। मैंने अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा मैंने मिडिल ईस्ट में मैंने गुजारा। आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप देयर, तो मेरी जॉब भी वहाँ पे थी। वहीं से मैंने अपने होटल लाइन का करियर मैंने स्टार्ट करा। तो मिडिल ईस्ट के अंदर बेसिकली क्या होता है कि वो मिनिमम 2 पेज का रेज्यूमे तो होता है, जिसके अंदर जो है एप्लीकेंट अपनी काफ़ी सारी डिटेल्स डालता है, अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह डालता है। लेकिन जब मैं कनाडा लैंड हुआ तो उसके बाद भला हो मेरे उन टीचर्स का जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा गाइड करा, जिन्होंने मुझे बताया कि रिज्यूमे आपका कैनेडियन स्टाइल फॉर्मेट में होना ज़रूरी है। बिकॉज यहाँ पे एम्प्लॉयर्स के पास टाइम नहीं होता, वो सिर्फ आपके रिज्यूमे से की पॉइंट्स निकालते हैं और बाकी जो भी चीज़ें डिस्कस करनी होती है तो वो आपसे एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू करते हैं। तो भाई उन्होंने तो मुझे बोला कि उजैर साहब, आप सीधा सीधा जो है आप अपना 1 पेज का रेज्यूमे बनाएं। जब मैंने अपने 1 पेज का मैंने रेज्यूमे बनाया, फिर मैंने ये देखा कि यार मुझे सीवीज़ मुझे कहाँ ड्रॉप करनी है, कहाँ नहीं ड्रॉप करनी। तो इस चीज़ के बारे में भी फिर क्या हुआ कि आइडियाज़ बहुत सारे जहन के अंदर आए कि हाँ मतलब चलो जाके रेज्यूमे अपना ड्रॉप करते हैं, फिर देखते हैं आगे जो होगा देखा जाएगा।
फिर जब मैंने अपनी सीवी को मैंने अपडेट कर लिया, जब मैंने अपना रेज्यूमे मैंने 1 पेज रेज्यूमे मैंने बनाया एज पर कैनेडियन फॉर्मेट, तो फिर मैंने अपनी इंडस्ट्री को मैंने टारगेट करना शुरू करा कि मैं कौन सी इंडस्ट्री के अंदर मुझे जॉब चाहिए या कौन सी इंडस्ट्री को मैं सिलेक्ट करूं जहाँ पे मेरा एक्सेप्टेंस लेवल वेरी हाई हो। तो उस चीज़ को सामने रखते हुए मैंने फिर अपना जो मेरा एक्सपीरियंस था जब मैं बहरीन के अंदर था एंड आई वाज वर्किंग एज अ होटलियर, तो मैंने किसी चीज़ को मैंने माइंड में नहीं रखा। मैंने यही सोचा, मैंने कहा चलो मैं अपनी उसी इंडस्ट्री को मैं सिलेक्ट करता हूँ जिसके अंदर ऑलरेडी मेरे पास एक्सपीरियंस है। तो मैंने फिर उस इंडस्ट्री को मैंने टारगेट करा, उस होटल इंडस्ट्री को मैंने टारगेट करा। फिर वहाँ मैंने जो अपना रेज्यूमे मैंने ड्रॉप करा, तो मुझे वहाँ विद इन 2 आवर्स मैंने ड्रॉप माई रेज्यूमे, मुझे वहाँ से कॉल आ गई। नेक्स्ट डे मेरा इंटरव्यू स्केड्यूल हुआ एंड विद इन 2-3 डेज़ मेरा जॉब मेरी फाइनल हो गई। और आज मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पूरा 1 महीना मुझे हो चुका है उस जॉब के ऊपर। तो अब बात ये होती है कि हमारे स्टूडेंट आके क्या गलती करते हैं, ये गलती नहीं कह सकता, ये मैं कह सकता हूँ कि अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस कि हम लोगों को बस जॉब चाहिए होती है, भले वो जॉब कहीं पे भी हो। ठीक है, जॉब करना सबके लिए बहुत ज़रूरी है, ज़ाहिर सी बात है, पैसे आप कमाते हो, खर्चे निकालते हो, तो आपको एक जो है ना एक अच्छी जॉब आपको मिलना ज़रूरी है। ठीक है, तो भाई मैं जो सजेस्ट करूँगा, मैं ये करूँगा कि आपके पास जो आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है, आप उसी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अपनी उसी इंडस्ट्री को आप टारगेट करो जिसमें आप काम करते हुए आ रहे हो। रीज़न बीइंग कि आपका उसके अंदर सीवी का जो एक्सेप्टेंस रेशियो है वो बहुत हाई होगा। आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड होगे तो आपको उस इंडस्ट्री के अंदर आपको कंसिडर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं जैसे होटलियर था बाय प्रोफेशन, अगर मैं जाता हूँ किसी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, स्टेट ऑफ ऑटो इंडस्ट्री, ठीक है, ऑल द मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन सेम है, लेकिन ड्यू टू द डिफरेंस इन द इंडस्ट्री हो सकता है कि मेरी रेज्यूमे जो है ना वो आगे क्वालिफाई ना कर पाए। तो मेरा ये सजेशन है कि अगर आप जिस इंडस्ट्री के अंदर आप जॉब करते हुए आ रहे हो, ठीक है, आप कोशिश करो कि आप उसी इंडस्ट्री के अंदर अपना CV अप्लाई ड्रॉप करो, जॉब के लिए अप्लाई करो। ठीक है, डजेंट मैटर कि वो आपको एक एंट्री लेवल पोजीशन आपको मिले, लेकिन डजेंट मैटर आपको कनाडा की जॉब मार्केट में एंटर होना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ख्याल रखो कि कोई भी इंडस्ट्री जिसके अंदर आपका एक्सपीरियंस है, आप उसी इंडस्ट्री को टारगेट करो। सो फ्रेंड्स, अब बात होती है कि आपका CV भी रेडी है, रेज्यूमे आपका ऐसा कैनेडियन फॉर्मेट है, 1 पेज का है। ठीक है, अब आपने अपनी जॉब इंडस्ट्री को भी आपने टारगेट कर लिया है कि आपने किस इंडस्ट्री को टारगेट करना है। ठीक है, अब आ जाए तीसरे पॉइंट की तरफ, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अब जॉब कैसे हासिल की जाए। ठीक है, अब यहाँ पे कमाल होता है आपके नेटवर्किंग स्किल्स का। कनाडा के अंदर जो है वो आपकी जो स्किल्स होती है ना, मोस्ट स्पेशली क्या आप लोगों से किस तरह कनेक्ट होते हो, ठीक है, ये बहुत काउंट होती है। रीज़न बीइंग कि यहाँ पे जो मैंने ऑब्जर्व करा है अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस कि यहाँ पे लोग प्रेफर करते हैं उन लोगों को जिनके साथ उनकी थोड़ी सी हाई हेलो अच्छी होती है। ठीक है, तो आप क्या करें, आप जो है सारे कोल्ड कॉल्स करना स्टार्ट कर दें। आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, बाप हैं, भाई बहन हैं, अंकल आंटी हैं, चाचा चाची हैं, मामू मामी हैं, जितने भी लोग हैं, ठीक है, कज़न सजन है, सबको कांटेक्ट करना शुरू करें। तेरी माँ की रख। फिर आप ये चेक करें कि भाई उनके थ्रू आपको कहीं पे कोई रेफरल मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे पूछते हैं कि आपका कोई लोकल रेफरेंस है। लोकल रेफरेंस के अलावा यहाँ पे फिर वो आपका जो पास्ट एम्प्लॉयर होता है वो उसका रेफरेंस भी पूछते हैं, क्योंकि मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो अब इसके अंदर क्या होता है कि आप अपनी जो नेटवर्क्स है ना, आप नेटवर्किंग स्किल्स को आप पैदा करें। ठीक है, जितने ज़्यादा लोगों से आप कनेक्ट होंगे, सोशल होंगे, आपके लिए उतना अच्छा है, क्योंकि कोई ना कोई तो आपको रेफ़र करेगा ना कि हाँ भाई यार फलाना बच्चा बड़ा अच्छा है यार, वो पढ़ भी रहा है यहाँ पे एंड ही इज़ लुकिंग फॉर अ जॉब, उसका इस इंडस्ट्री के अंदर जो है वो एक्सपीरियंस है, चलें हेल्प आउट करते हैं। कि यहाँ पे लोग, बहुत सारे लोग बहुत हेल्पिंग नेचर के हैं एंड सब लोग इस चीज़ से गुजर चुके हैं। तो मतलब आई डोंट फील एनीथिंग जिसके अंदर कोई बंदा जो है वो बोले नहीं मैं इस बंदे की हेल्प आउट नहीं कर रहा। ठीक है, सब लोग यहाँ पे कोई ना कोई एक दूसरे की हेल्प आउट करते ही हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। तो आप यहाँ पे जो तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आप अपनी नेटवर्किंग स्किल्स को आप जो है ना बहुत यूज़ करें। ठीक है, हर बंदे से कनेक्ट हों। ठीक है, मैं यहाँ पे एक और चीज़ में मैं बोलना चाहूँगा कि जो जितनी जॉब वेबसाइट्स हैं, जॉब पोर्टल्स हैं, उनके ऊपर CV अपलोड करने से कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज मेरा उनके साथ एक्सपीरियंस मेरा अच्छा नहीं रहा। रीज़न बीइंग कि वहाँ पे बहुत सारे स्कैमर जो है वो स्कैम करते हैं, फेक जॉब पोस्ट करते हैं, तो फिर उसके जो है ना रिजल्ट्स वो अच्छे नहीं होते। ठीक है, मैं बताना नहीं चाह रहा, लेकिन बाद में 1-2 स्कैम्स का मैं शिकार हो चुका हूँ, जिसकी वजह से मुझे कुछ डैमेजेस मुझे
हुए हैं, तो खैर बहरहाल मैं उस चीज़ को डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन कोशिश करें कि आप लिंक्डइन के ऊपर कनेक्ट हो। लिंक्डइन के ऊपर कनेक्ट होने से क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जब होटल लैंड जब मैं अपनी जॉब में सर्च कर रहा था, तो मैंने क्या करा, मैंने ये देखा कि यार जो मेरा जो एरिया है जहाँ पे मैं ज़्यादा रहता हूँ या जहाँ पे मेरा कॉलेज है, तो मैं ये सोच रहा था कि यार उस एरिया में जितने भी होटल्स हैं ना, मैं उनको सर्च करूँ। मैंने उन सारे होटल्स को मैंने सर्च करा, उन सारे होटल्स की जो की लेवल पोजीशंस थी, मैंने सारे उन लेवल्स को मैंने सर्च करा लिंक्डइन के ऊपर। सर्च करने के बाद फिर मैंने उन लोगों को मैंने कनेक्ट करा, ठीक है। फिर मैंने ये देखा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं जॉब करता हूँ मैरियट के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैंने ये देखा कि भाई डाउनटाउन के अंदर जो है वो मैरियट की प्रॉपर्टीज़ कहाँ पे हैं। फिर मैंने उन प्रॉपर्टीज़ को मैंने सर्च करा, उन प्रॉपर्टीज़ के जो HR मैनेजर्स हैं उनको कनेक्ट करा, फिर उनके जो डिफरेंट डिपार्टमेंट हेड्स हैं उनको कनेक्ट करा, फिर मैंने उनकी जॉब पोजीशंस मैंने देखी हैं कौन कौन सी वैकेंसीज अवेलेबल हैं। फिर मैं पर्सनली मैं खुद वहाँ पे भी गया, वहाँ जाके मैंने रिज्यूमे भी मैंने ड्रॉप करे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना आप लोगों के साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाओ। यू नेवर नो कौन सा बंदा क्लिक कर जाए और वो आपके कनेक्शन के थ्रू जो है वो आपको जॉब ऑफर कर दे, सेम टाइम वो आपके लिए जैकपॉट लग जाए। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। अब आपकी लग गई है जॉब, आपकी CV हो गई है सिलेक्ट, आपका हो गया है इंटरव्यू, अब आप जा रहे हो खुशी खुशी अपनी नौकरी पे। तो वहाँ पे जाके हमें 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। एक हमारा ये है कि नंबर ऑफ़ आवर्स हम कितने अलाउड हैं कि हम कर सकें पर वीक। तो मोस्टली स्टूडेंट्स को पता ही होगा इस चीज़ के बारे में दैट एज इंटरनेशनल स्टूडेंट वी आर ओनली अलाउड टू वर्क 20 आवर्स पर वीक अपने एम्प्लॉयर के पास, ठीक है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। अब यहाँ पर 2 चीज़ें आती हैं, एक होती है कि आप कैश बेस्ड जॉब करते हो और एक होती है कि आप अपने सिन के ऊपर जब रजिस्टर्ड होते हो। तो सिन की कहानी ये है कि जब भी कोई स्टूडेंट कनाडा लैंड होता है तो वो उसने सर्विस कनाडा से जाके अपना एक सिन नंबर लेना होता है, जिसकी बेस के ऊपर उसका बैंक अकाउंट ओपन होता है और वो लीगल फॉर्मेलिटीज़ के लिए वो ज़्यादा यूज़ होता है। तो फिर जब आप अपने एम्प्लॉयर के पास जब आप जॉब करना स्टार्ट करते हो तो वो आपसे आपका सिन नंबर मांगता है, जो कि मुझसे मांगा था। फिर उसके बाद जो है वो आपके बैंक की एक वॉइड चेक कॉपी मांगता है, वो इस वजह से कि वो अपने पास रिकॉर्ड्स के अंदर वो आपकी इन्फॉर्मेशन रखता है और वो आपकी सैलरी ट्रांसफ़र करता है थ्रू बैंक, ठीक है। आपके बैंक के अंदर वो सैलरी आती है, तो इस वजह से वो सिन नंबर वो मांगते हैं और वॉइड चेक की कॉपी मांगते हैं। तो ये तो हो गई जब आप सिन के ऊपर रजिस्टर्ड होते हो, क्योंकि उस सिन पे आपका सारा डाटा रिकॉर्ड हो रहा होता है कि आप 20 आवर्स वर्क कर रहे हो, 30 आवर्स वर्क कर रहे हो, 40 आवर्स वर्क कर रहे हो। हाँ, ये एक्सेप्शन है कि जब आपने एक सेमेस्टर आपका ख़त्म हो गया और आप दूसरे सेमेस्टर का वेट कर रहे हो, बीच में 15-20 दिन का जो है वो सेमेस्टर ब्रेक आता है, ट्राइमेस्टर ब्रेक आता है, उस दौरान आप 40 आवर्स पर वीक आप जॉब कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आप नहीं कर सकते। तो जस्ट टू मेक श्योर कि आप कोई भी आप जॉब कर रहे हो उसकी जो जॉब की जो रिक्वायरमेंट्स हैं दैट हैज़ टू मैच विद द कैनेडियन रिक्वायरमेंट्स, ताकि वो आपके फिर PR के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए, आपके कोई वर्क परमिट के ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। अब अकॉर्डिंग टू कनाडा एम्प्लॉयमेंट लॉ मिनिमम वेज जो होती है वो यहाँ पे होती है $15.5 पर आवर। ये यहाँ पे मिनिमम वेज है एज़ पर कैनेडियन गवर्नमेंट, जो कि उन्होंने एक बेंचमार्क सेट करा हुआ है कि इससे नीचे जो रजिस्टर्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं जो पार्ट टाइम जॉब कर रहे होते हैं सिन के ऊपर, तो वो उनको मिनिमम 15.5 सैलरी पर आवर मिलती है। इसके ऊपर भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन मिनिमम इतनी होती है। पैसा ही पैसा होगा। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज़ के ऊपर, जो कि होती है कैश बेस्ड जॉब। कैश बेस्ड जॉब के ऊपर कोई आपने सिन नंबर रजिस्टर्ड नहीं करना होता। आप सिंपली किसी रेस्टोरेंट के पास, रेस्टोरेंट में आप गए, आपने बोला कि भाई मुझे कैश बेसिस पे जॉब चाहिए, तो वो आपको $10 पर आवर, $11, $12 पर आवर के ऊपर वो आपको कैश के ऊपर रख लेते हैं। कोई डॉक्यूमेंटेशन लिखत पढ़त कुछ नहीं होती है, कोई उसमें रिकॉर्ड उसके अंदर मेंटेन नहीं हो रहा होता। जितने घंटे आपने काम करा मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर, फिर आपको वो इतना मिल जाता है। लेकिन वो आपको 15.5 नहीं देते, आपको उससे कम ही देते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो 20 घंटा तो नॉर्मल जो एज़ पर कैनेडियन गवर्नमेंट की जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक वो जॉब कर रहे होते हैं। फिर वो कुछ जो है ना वो छप्पर के अंदर जो है ना वो और 10 घंटे 12 घंटे वो कैश बेस्ड जॉब कर रहे होते हैं, जो मिनिमम वेज से कम होता है, जिनको पर आवर रेट जो मिलता है लाइक आई सेड $10, $11-12 मिलता है, जो भी होता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। देखिए, आप जॉब आप कहीं पे भी करें, जस्ट टू मेक श्योर कि आप की स्टडीज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रही है।
ये बड़ी अच्छी बात कही आप। स्टडीज़ कॉम्प्रोमाइज़ अगर आपकी हो गई, जैसे कि मैंने बोला कि अगर आपके अल्लाह ना करे अगर आपके कोई सब्जेक्ट आपका फेल हो गया, आप रह गए उस सब्जेक्ट के अंदर, आपने अच्छे मार्क्स नहीं लिए, आप पास नहीं हुए, तो वो और एक और कहानी है। फिर वो सब्जेक्ट जैसे कि मैंने बताया कि वो पार्ट टाइम पे चला जाएगा, फिर आप उसकी एडिशनल फीस आप पे करो, अगले आने वाले सब्जेक्ट जो हैं वो भी आपने पढ़ने हैं, पिछला वाला भी पढ़ना है। तो अपनी ज़िंदगी को अज़ाब मत बनाएं, कोशिश करें कि आपको जितनी आवर्स आपको अलाउ है आप उतना ही काम करें, और जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं आप उतना करें। इससे ज़्यादा कुछ फन खान बनने की ज़रूरत नहीं है, वरना फिर उसके बाद ये होता है कि फिर आप अपने लिए एडिशनल एक मसला आप खुद ही पैदा करते हो। तो कोशिश करें कि आप अपनी जॉब को भी सेट लेके चलें, कोशिश करें कि आपकी पढ़ाई के ऊपर भी कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो इन सारी छोटी छोटी बातों का आप ख्याल रखें। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी आपके लिए, देन प्लीज़ डू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को। और फिर मिलते हैं इस दुआ के साथ कि हम एक कुछ नया कंटेंट लेके आएंगे, कुछ नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आएंगे। सो टिल दैट टाइम स्टे ट्यून्ड विद अस, टेक केयर योरसेल्फ, चीयर्स, अल्लाह हाफ़िज़।